गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आशीष शर्मा फ्रॉम सिमिगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी विषय पर, जिसमें हम उपसर्ग उप विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। उपसर्ग में आज हम बात करेंगे उपसर्ग शब्द किस प्रकार बना है, उसके कितने प्रकार होते हैं, मूल शब्द किसे कहते हैं, वह हिंदी, संस्कृत, उर्दू व अन्य जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को करने से पूर्व सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उपसर्ग शब्द है उसका अर्थ क्या है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग। उप प्लस सर्ग से मिलकर यह बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करने वाला अर्थात बनाने वाला। तो यहाँ पर उपसर्ग शब्द का जो अर्थ है वह यह रहेगा कि एक ऐसी कड़ी जो किसी शब्द के समीप जाकर उसके जैसा ही एक नया शब्द बनाती है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं मूल शब्द की, क्योंकि उपसर्ग को करने से पहले हमें मूल शब्द के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से जो उपसर्ग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मूल शब्द, दो शब्द हमारे पास में यहाँ पर हैं, पहला मूल और दूसरा शब्द। शब्द आप सभी जानते ही होंगे, जब दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है, जिस प्रकार से हमारे वर्ण है ज जमा ल, तो इस प्रकार जब दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है और उनसे जो शब्द बनता है जल, और यदि उसका कोई अर्थ है पानी, तो उसे ही कहा जाएगा शब्द। यहाँ पर आपने देखा मैंने ज और जमा ल इन दोनों को मैंने जोड़ा, जिससे उत्तर हमारे पास में आया जल, और जल का अपना एक अर्थ है जिसे कहा जाता है पानी। तो इस प्रकार जब दो सार्थक वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका अपना अर्थ बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास में आता है, उसे ही शब्द कहा जाता है। और दूसरा है मूल। मूल का अर्थ होता है जड़ या आरंभिक बिंदु। जिस प्रकार से यदि हम एक पेड़ की बात करें, ये एक पेड़ है, अगर मैं बात करूं इसका आरंभिक बिंदु, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जो एक पेड़ है उसमें सबसे पहला जो उसका भाग होता है वह क्या होता है, उसकी जड़ होती है। तो इसी प्रकार ऐसा कोई शब्द जो आरंभ में आता है उसे कहा जाता है मूल अर्थात जड़। अब इसे समझिए, यह किस प्रकार हम करेंगे। जी, तो मूल शब्द की बात कर रहे थे। देखिए हमारे पास में जब कोई शब्द होता है उसका एक आरंभिक बिंदु भी होता है। जब भी एक कोई शब्द होगा उसका एक न एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होगा। जिस प्रकार से यदि हम बात कर लें फल, अब फल शब्द हम सभी जानते हैं कि फल फ्रूट को भी कहा जाता है और फल का रूप परिणाम के रूप में भी लिया जाता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि फल, जब हम मेहनत करते हैं तब हमें उसका फल मिलता है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम फल शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, यह एक कड़ी है जो मूल शब्द के रूप में हमें दिखाई दे रही है। यह मूल शब्द है। यदि फल के आगे मैं स लगाता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपसर्ग। और यदि मैं इसके पीछे ता शब्द का प्रयोग करता हूँ, ता, तो ता क्या कहलाएगा, ता यहाँ पर रहेगा प्रत्यय। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि एक ऐसा शब्द जो आरंभिक बिंदु है किसी शब्द को बनाने के लिए, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ा जाएगा, अर्थात हमारे पास में एक ऐसा शब्द होना, एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होना जिससे हम अन्य शब्दों को भी बना सकें। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि एक मेज को बनाने के लिए हमें प्रकृति की तरफ से, हमें नेचर की तरफ से सबसे पहले एक लकड़ी की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार एक शब्द को नया रूप देने के लिए भी हमारे पास में एक ऐसा कोई शब्द होना चाहिए जो पहले ही नेचुरल तरीके से बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो फल यहाँ पर हमारे पास में ऐसा शब्द है जो एक मूल बिंदु के रूप में काम कर रहा है, और उसमें जब हमने स जोड़ा तो यह उपसर्ग के रूप में दिखाई दिया, और जब ता जोड़ा तो यह प्रत्यय के रूप में दिखाई दिया। तो मूल शब्द आप सभी समझ गए होंगे। ओरिजिनल शब्द,
जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो ओरिजिनल शब्द को ही मूल शब्द कहा जा सकता है, या वेरी फर्स्ट, या जिसको हम कह सकते हैं कि आरंभिक बिंदु है, जो प्रारंभिक बिंदु है उसको हम कह सकते हैं हमारा मूल शब्द। और उपसर्ग आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पर जो उपसर्ग विषय पर आज हम चर्चा करने जा ही रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स शब्द है इसका अर्थ होता है साथ, क्योंकि जब हम उपसर्ग करेंगे तो आप सभी देख रहे होंगे कि मैंने एक चार्ट के माध्यम से ये एक पूरा चार्ट बनाया है, जिससे आप बड़े आसानी से उपसर्ग के सभी प्रकार हैं उनको याद कर पाओगे। किसी भी ऐसे पाठ को करने के लिए जिसमें उसके कुछ अन्य बिंदु दिए गए हैं या उसके प्रकार दिए गए हैं, उनको हमेशा यदि आप इस तरीके से करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से करेंगे, तो आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। आप 2 या 4 बार जब चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से जो चार्ट है वो याद हो जाएगा और सभी प्रकार आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया स शब्द जिसका अर्थ होता है साथ, तो स फल मतलब कि फल के साथ, अर्थात जब आपको आपकी जो आपका परिणाम है वो अच्छा मिल गया है, आप सफल हो गए हैं, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उसे कहा जाता है सफल। और यदि मैं इसके आगे जो उपसर्ग है उसका प्रयोग कर दूंगा असफल, तो इसका अर्थ है अनसक्सेसफुल, जिसमें आप असफल हो गए, किसी चीज़ में आप सफल नहीं हो पाए। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। फिर भी आप अपनी पुस्तक से बार बार इन चीज़ों को करिएगा। जी, अब हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के प्रकार के बारे में। हिंदी में जो उपसर्ग हैं उनको बांटा गया है 5 भागों में। इससे पहले आपको बता दूं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है उपसर्ग की। ऐसा शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़कर, मूल शब्द जिस प्रकार अभी हमने फल लिया था, इससे पहले जुड़कर, यहां पहले जुड़ रहा है, जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करेगा, उसके अर्थ में कोई बदलाव करेगा या विशेषता लाएगा, उसे कहा जाता है उपसर्ग। अब देखिए, यह मूल शब्द था, इससे पहले हमने क्या जोड़ा स, तो ये क्या कहलाया उपसर्ग। इसी तरह मान लीजिए आपके पास में लिखा गया है सफल। अब सफल शब्द इसका अर्थ क्या है, जो सक्सेसफुल है। बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है यह। इसके आगे यदि मैं जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएगा, असफल, और इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो कोई ऐसा शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करेगा, वह क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर आपने अभी देखा। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कोई ऐसा शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर आता है या उसमें किसी प्रकार की विशेषता लेकर आता है, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। किसी भी शब्द के पहले अर्थात शब्द के आगे जुड़कर जब परिवर्तन आएगा उसे कहा जाएगा उपसर्ग। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग के प्रकार की। बहुत सी बुक्स में देखा गया है कि उपसर्ग के केवल 4 ही प्रकार दिए जाते हैं, परंतु यदि हम बात करें मुख्य रूप से तो उपसर्ग के 5 भाग होते हैं और हम उन 5 पर आज चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो उपसर्ग रहेगा, सबसे पहला जो भाग रहेगा वह होगा संस्कृत के उपसर्ग। जो संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग लिए गए हैं उनका यहाँ पर हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्गों के रूप में, और 2-2 उदाहरण मैं सभी जो उपसर्ग होंगे उनकी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे तो सभी जो उपसर्ग हैं उनकी बहुत सारी उदाहरणें हैं। अब उनको पूरा इस समय हम नहीं कर सकते हैं। आपकी जो बुक है उसमें सभी उदाहरणों को दिया गया है, उन सभी को आप पढ़िएगा, उनके अर्थों को समझिएगा। उनके अर्थ को समझने के बाद में आप किसी भी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग बहुत अच्छे प्रकार से करने के योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग पर बात की है। संस्कृत के आपको बता दूँ कि जो उपसर्ग हैं हिंदी में वह 22 हैं, 22 उनकी संख्या है। 22 उपसर्ग संस्कृत के जो हैं हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। और उसके बाद में हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है। यह हिंदी भाषा के ही उपसर्ग हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में उर्दू और फारसी, इसके 19 उपसर्ग हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। 19 उपसर्ग यहाँ पर पाए गए हैं। और संस्कृत के अव्यय शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द
इसे अविकारी भी कहा जा सकता है। अव्यय वह होते हैं जिनमें बदलाव नहीं आता, वह बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। हम जब व्याकरण करते हैं तब हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं, विकारी व अविकारी शब्द। तो इसमें जो विकारी होता है, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन योग्य, जिसमें बदलाव आ सकता है, और अविकारी या अव्यय वह होते हैं जिनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। और दूसरा जो अंतिम हमारे पास में रहेगा वह है अंग्रेजी के उपसर्ग। जो अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों को हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है वह कहलाते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अब बात कर लेते हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग से। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं जिससे हम नए शब्द बनाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या 22 है, और इसमें अप शब्द लिखा गया है बुरा। अप को सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर। अप जो उपसर्ग है यह है, इसका अर्थ है बुरा। आपने इसी प्रकार सभी को करना है, उसके अर्थ को भी याद आपने करना है, यह अर्थ को समझना भी है आपने। अप शब्द का अर्थ है बुरा। अब यहाँ पर यदि हमें इससे शब्द बनाने पड़े तो हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? हम इससे अप शब्द बना सकते हैं, अप शब्द। अब अप शब्द का अर्थ क्या होगा? किसी को बुरा शब्द कहना, उसे अप शब्द कहा जाता है। अप का अर्थ हो गया बुरा शब्द, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। किसी को बुरे शब्द कहना, किसी को बुरी बात कहना अप शब्द कहलाएगा। अपमान, किसी का मान न कर कर उसका अपमान करना, उसके साथ बुरा स्वभाव करना, बुरा व्यवहार करना अपमान कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको जो शब्द हैं उनके अर्थों को समझना होगा, और इस प्रकार से नए नए शब्दों से हम बना सकते हैं। आप देख रहे हैं अप उपसर्ग का प्रयोग करके यहाँ पर मैंने एक मूल शब्द से इसको जोड़ा और इससे मैंने शब्द बनाया। तो इसी प्रकार से आपने भी जो मूल शब्द होगा उसमें किसी न किसी उपसर्ग को जोड़कर उसके जो शब्द हैं वह बनाने हैं। यहाँ पर यदि हम दूसरा देखें तो साथ, स दिया गया है, उपसर्ग है स, अर्थ है साथ। यदि हम बात करें यहाँ पर स से तो यहाँ पर आ जाएगा सपरिवार, मतलब परिवार के साथ। सफल, अभी आपको करवाया भी था मैंने, सफल क्या होगा? फल के साथ। तो इस प्रकार से ये जो दो उदाहरणें हैं यह हैं संस्कृत के उपसर्ग की। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरणें, 20 उदाहरणें भी आपकी पुस्तक में दी होंगी, आपने उनको अच्छे से करना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी के उपसर्गों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपके पास में शब्द दिया गया है अध। अध शब्द यह उपसर्ग है और इसका जो अर्थ है वह होता है आधा। इससे हम नए शब्द जो बना सकते हैं वह होगा अधपका, अधमरा जी। तो इस प्रकार से हम नए शब्दों को बना सकते हैं उपसर्ग का प्रयोग करते हुए। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा कि मूल शब्द के आगे जिन शब्दों को लगाया जाता है उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और उससे उनके अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसा कि आप यहाँ पर सभी देख रहे हैं, यहाँ पर अध शब्द का अर्थ था आधा, इसमें अधपका और अधमरा आपने देखा कि नए शब्द के रूप में हमारे पास में बनकर आए। इसी प्रकार से बिन, बिन शब्द का अर्थ होता है न कह सकते हैं निषेध। जिस प्रकार निषेध को नहीं कहा जाता है ठीक उसी प्रकार तो बिन शब्द में हम कह सकते हैं बिन ब्याया, बिन ब्याहा व बिन देखा, अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ है और जिसे नहीं देखा गया है वह कहलाएगा बिन ब्याहा और बिन देखा। इसमें हमने बिन उपसर्ग का प्रयोग किया। इसी प्रकार बात कर लेते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग, जिसमें कम उपसर्ग है और अर्थ है थोड़ा। तो इससे जो नए शब्द बन सकते हैं वह शब्द रहेंगे कमज़ोर, कम अक्ल, कम अक्ल, और बद से जिसका अर्थ है बुरा, इससे बन सकता है बदबू अर्थात बुरी बू, और दूसरा रहेगा बदसूरत
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए नए शब्दों को बना रहे हैं। उर्दू के जो हमारे पास में उपसर्ग हैं इनकी संख्या 19 है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर बात कर लेते हैं संस्कृत के अव्यय की। अव्यय, इन्हें अविकारी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अविकारी कहते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अंतर शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है भीतर, तो इससे यदि हम प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि। इस प्रकार के नए शब्द हम यहाँ से बना सकते हैं। आपने देखा अंतर शब्द का भीतर अर्थ है, अंतर आत्मा जो अपनी आंतरिक जो हम आवाज़ सुनते हैं अंतरात्मा की, और अंतर्दृष्टि जो हमारी जो नज़रिया, जो हमारा आंतरिक नज़रिया है उसे अंतर्दृष्टि हम कह सकते हैं। इसके बाद में स्व दिया गया है। स्व शब्द का अर्थ होता है अपना, यहाँ पर हम स्वदेश लिख सकते हैं। जिस प्रकार अपने देश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्वदेश का हमने प्रयोग किया। उसके बाद में अंग्रेज़ी के जो उपसर्ग हैं उनमें हमारे पास में हेड है। हेड का अर्थ होता है मुख्य, जिसमें हम हेड मास्टर डाल सकते हैं, यहाँ पर हेड क्लर्क डाल सकते हैं। इस प्रकार से कई और शब्द हम यहाँ बना सकते हैं। और अंग्रेज़ी में जो अंतिम जो हमारे पास में रहेगा वह है सब। जिस प्रकार हम सब इंस्पेक्टर लिख सकते हैं, सब डिवीज़न लिख सकते हैं। इस प्रकार से कई शब्द जो हमारे पास में हैं वह बन सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था उपसर्ग प्रीफिक्स चैप्टर, जिसमें हमने बात की उपसर्ग शब्द के बारे में। एक बार फिर से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग से बना है जिसका अर्थ है समीप या सृष्टि करने वाला। और उपसर्ग शब्द की जो डेफिनेशन है उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि उपसर्ग शब्द वह होता है या उपसर्ग वह होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले या आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग की संख्या मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी गई है, जिसमें सर्वप्रथम जो है वह संस्कृत के उपसर्ग रहेंगे, फिर हिंदी के उपसर्ग, उर्दू व फारसी के उपसर्ग, तत्पश्चात हमारे पास में संस्कृत के अव्यय जो अविकारी के रूप में हमारे पास में आते हैं वह रहेंगे, और अंतिम रहेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इन सभी उपसर्गों की जो भी उदाहरणें हैं वे आपकी पुस्तकों में दी गई हैं। अच्छे प्रकार से इनको वहाँ से आप पढ़िएगा, अर्थों को समझिएगा। यदि आप अर्थ अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप उपसर्ग करने के योग्य हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी किसी भी इस प्रकार का आप चैप्टर करते हैं, पाठ करते हैं जिसमें उसके अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, उनको इस चार्ट के माध्यम से किया कीजिए, ताकि आपको जो ये चार्ट है वो अच्छे प्रकार से बनाना भी आ जाए। और यदि आप बार बार इस चार्ट को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरह से उस चैप्टर के, उस पाठ के पूरे प्रकार याद हो जाएंगे और बहुत आसानी से इनको करने के योग्य हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।